नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक संस्था है फाइट फॉर डिजिटल रिफॉर्म के नाम से। तो हमारी एक डिमांड्स है कि क्या नाम है, हर कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके लिए आज हम 30 हज़ारी कोर्ट में खड़े हैं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट श्री सतीश मल्होत्रा। सतीश मल्होत्रा जी। इस पर अपने विचार करेंगे, इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। देखिए, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो है, इसका एक जो मेन फ़ायदा है वो ये होगा कि जो जजेस भी हैं और एडवोकेट्स भी हैं, सबको अपने अपने कंडक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज की तारीख में जो एडवोकेट्स हैं, काफ़ी एडवोकेट्स हमारे साथी जो हैं, वो कई बार गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देते हैं। पर एट द सेम टाइम हमारे काफ़ी जजेस भी जो हैं, स्पेशली यंग जजेस, वो लोग भी आज की डेट में एडवोकेट्स के साथ उनका कंडक्ट भी उतना अच्छा नहीं है जो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के साथ उनको रखना चाहिए। स्पेशली जो है यंग एडवोकेट्स जो हैं, उनके साथ ये जो आज के जो मतलब दिनों में जो यंग जनरेशन है जजेस की, उनका बिहेवियर कई बार ऐसा हो जाता है कि वो ओपन कोर्ट के अंदर ही इन यंग एडवोकेट्स की इंसल्ट कर देते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। दोनों बोथ आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, सिर्फ ये कि दे आर ऑक्यूपाइंग देयर पोजीशन, वन इज़ अक्रॉस द बोर्ड एंड वन इज़ बिफोर द बोर्ड। तो वो नहीं होना चाहिए। कंडक्ट दोनों का प्रॉपर होना चाहिए, विच शुड बी फैसिलिटेटिंग द प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स इन द जस्टिस। यहाँ यंग एडवोकेट्स हैं, वो घबराए हुए से खड़े रहते हैं वहाँ, तो वो ठीक नहीं है मेरे व्यूज़ में। तो जैसे कि कहना है कि इससे क्या वहाँ के ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी क्या? जी बिल्कुल आएगी, क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं कोर्ट की, अगर फ्रॉम टाइम टू टाइम डीजे या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, अगर वो इसको रिव्यू करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मतलब इसके करेक्शन के लिए कोई ना कोई स्टेप्स लिए जाएंगे। हाँ, अगर उसके बाद अगर हायर एडमिनिस्ट्रेशन भी सोती रहेगी इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली आप जितनी मर्जी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग कर लें या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसा कि क्या नाम है, देश में सिर्फ दिल्ली में कोर्ट्स नहीं है, देश के अंदर करीबन 6 से 82 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और 17,000 क्या नाम है अदालतें लगती हैं, जो क्या नाम है रिमोट एरिया के अंदर भी हैं, आदिवासी एरिया के अंदर भी हैं, गाँव के अंदर भी हैं, कस्बों के अंदर भी हैं, हर सिटीज़ के अंदर हैं। तो क्या वहाँ के लिटिगेंट्स को और वहाँ के जजेस को और वहाँ के एडवोकेट्स को इससे कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए, अगर आप ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वीसी लिंक जो आजकल प्रोवाइड हो रहे हैं, अगर उससे रिलेट कर रहे हैं, तो येस, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है एक आई विल से एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम के लिए। उसमें क्या है, लोग दूर से बैठे हुए भी अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम अपना पक्ष रख सकते हैं कोर्ट के सामने, और कोर्ट को उस पक्ष को सुनना पड़ेगा, और सुनते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई दो राय भी नहीं है। तो उससे ये होता है कि अगर कोई पहुंच नहीं पाया या कोई फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता क्लाइंट, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना जब करता है, तो ऑल दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो उस दिन की हियरिंग होती है, दैट्स ऑल रिकॉर्डेड, ऑडियो भी और विजुअल भी। तो वो उसको भी रिव्यू करेंगी जब एडमिनिस्ट्रेशन या हायर अथॉरिटीज़, तो आई एम वेरी श्योर कि उसमें कोई गलतियाँ होंगी तो पकड़ में आएंगी और उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे कि सर क्या नाम है, आज की डेट में एक आम बात हो चुकी है कि किसी भी डेट के अंदर 10, 20, 25, 50, 100, 200 डेट लगना आम बात हो चुकी है। तो इसके अंदर किसी भी कोर्ट केस के अंदर 10, 20, 50, 100 डेट लगना आम बात हो चुकी हैं। और एडवोकेट से भी क्या है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते हैं, और बहुत से आर्गुमेंट्स में वर्बली भी होते हैं जो क्या नाम है नोटेड होने चाहिए, पर नहीं हो पाते हैं। जैसे आउट ऑफ कंट्री के अंदर कहीं कुछ कंट्री में रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो क्या होता है कि कुछ भी लीडिंग क्वेश्चंस निकलते हैं वहाँ पे, ये जो एट द परसेंट कुछ मतलब ऐसे कुछ बातें कही जाती हैं जो केस से रिलेवेंट होती हैं, लेकिन वो नोटेड नहीं हो पाती हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? देखिए, जो आप कह रहे हैं, जो डेट्स लगती हैं, वो डेट्स के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो अपीयरेंस होती हैं, उसमें प्रोसीजर तो वही फॉलो होता है जो फिजिकल उसमें होता है। तो अगर उस दिन जज साहब ये सोचते हैं कि आज नेक्स्ट डेट में रिप्लाई के लिए बोलना है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी वही बोलेंगे। हाँ, ये कि सिर्फ ये डेट बच जाएगी कि जो एब्सेंस की वजह से, क्लाइंट की या किसी की एब्सेंस की वजह से जो सिंपली डेट लग जाती थी, वो अब उन चीज़ों में अवॉइड होगा कि दोनों पार्टियां अपना पक्ष रख पा रही हैं, और उसके हिसाब से प्रोसीजरली केस आगे बढ़ेगा। और कई बार देखने में आता है कि जैसे कई बार सुनने में कहने में भी क्या नाम है फ़र्क पड़ जाता है। कोर्ट्स के अंदर जो सुनना कहा जाता है कि कई बार क्या होता है, रिकॉर्ड्स में कोई पेपर दिया आपने, वो मेंशन नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि जैसा भी मैंने आपको दिया, उसे गलती से उसको लिख लिया अगर, तो ऑर्डर बिल्कुल पलट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें एरर फ्री जस्टिस होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर।
देखिए ऐसा है कि जो क्लाइंट है या एडवोकेट्स भी हैं उनको इस ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड्स में इनके पास है उसकी एक्सेस नहीं है आज की तारीख में। हम वो चाहते हैं होनी चाहिए। अगर वो एक्सेस उनको मिलेगी तो हाँ वो कंपेयर कर सकते हैं और वो उस समय पॉइंट आउट कर सकते हैं सिर्फ जज साहब को। और ऐसा नहीं है कि जज साहब गलती ना करें, हर इंसान गलती कर सकता है, जज साहब भी गलती कर सकते हैं, पर ये कि उससे सुन के ठीक हो सकती है वो गलती। ऑर्डर्स जो है ठीक हो सकते हैं, वो जज साहब को भी हेल्प करेंगे और एडवोकेट्स और क्लाइंट को भी हेल्प करेगी। इसमें मैं दो चीज़ें सिर्फ कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि एक तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थोड़ा अलग हट के बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि जो कॉज लिस्ट छपती है कोर्ट्स की, उस कॉज लिस्ट में जज साहब का नाम तो होता है किनके सामने लग रहा है, लेकिन उसमें कोर्ट नंबर नहीं लिखा होता है, जो रूम नंबर है। अगर उसी कॉज लिस्ट में रूम नंबर भी लिख दिया जाए तो जो क्लाइंट्स आते हैं या कई बार नए एडवोकेट्स हैं, जब पहली बार केस लगता है तो वो कोर्ट नंबर जो है हर किसी को तो पता नहीं कि जी मतलब जज साहब कौन से रूम में बैठे हुए हैं, तो उतना समय बच जाता है। कई बार आप आज के दिल्ली के ट्रैफिक में जब भागते दौड़ते पहुंचते हैं तो कोर्ट का नंबर ना पता होने की वजह से जो आपको 2 मिनट लगते हैं ढूंढने में, वो जब तक आप 2 मिनट वेस्ट करके पहुंचते हैं तो आपका नंबर कई बार निकल चुका होता है। पूरे 3-4 महीने की मेहनत जो वो निकल जाती है। आपका 3 महीने बाद नंबर आया और 1 सेकंड के अंदर आपका वो नंबर निकल के अगली उस पर चलेगा। और दूसरा, एक आज तक मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि हर जज साहब के सामने, मतलब स्पेशली लोअर कोर्ट्स में 70, 80 केसेस लगे होते हैं। तो हायर एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच के ये केसेस लगाती है कि क्या जज साहब ये 70-80 फाइलें पढ़ के आप पाएंगे, या मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब सिर्फ बैठ के सिर्फ हाँ जी आप आए, हाँ जी चलिए नेक्स्ट डेट सो एंड सो, आप आए नेक्स्ट डेट सो एंड सो, तो 3 महीने के बाद फिर एक 3 महीने की डेट मिलती चली जाए। तो इसी वजह से केसेस जो है 8 साल 10 साल 20 साल चलते हैं। एक्चुअली में जो मैंने आपसे कहा था ना भी 10, 20, 50 डेट लग जाती है, मेरे कहने का उसमें मकसद सिर्फ यही था कि अगर मान लीजिए क्या नाम है कि हर 50 डेट लगी, उस 50 डेट की एक वीडियो फाइल आपको कंपाइल होकर मिल जाती है कि आपने इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को, तो उसको प्यूरीफाई करने में, उसको समझने में हमें आसानी होगी। जी हाँ, अगर इस तरह का प्रोविज़न ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा सिस्टम काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी मतलब दो राय नहीं है और उसके हिसाब से मतलब चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरा एक केस लगा हुआ था, मेरे केस का नंबर था 35 इन द कॉज लिस्ट। 35 का मतलब मैंने ये सोच के कि अगर 1 मिनट भी एक केस में लगे तो मेरे को 35 मिनट्स का 10 o'clock के बाद टाइम मिलना चाहिए। मैं 10:15 पे कोर्ट में पहुंचा था। मैं कोर्ट का नाम नहीं लूँगा, मैं ना ही वो बोलूँ, 10:15 पे पहुंचा था और 43rd या 44th केस चल रहा था। ओनली 15 मिनट के अंदर। जी हाँ, तो आप इसको देख के मेरे को 2 ही चीज़ें सोचनी पड़ी। या तो वो कोर्ट इतना एफिशिएंट था कि वो जज साहब से लेकर उनके रीडर से लेकर हर बंदा जो है वो मे बी AI जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो उसके मतलब उसके हकदार थे या क्या थे, मेरे को मालूम नहीं। सर यहाँ पे मैं कहूँगा बुलेट ट्रेन के हिसाब से, मतलब जो भी है, मतलब मैं ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती हैं। सी दे शुड ऑलवेज कीप अ गैप कि भाई चलिए पहले 10 केस इतने बजे से इतने बजे में सुनेंगे, फिर बीच में गैप दे के इतने बजे से इतने बजे सुनेंगे, ताकि एक एडवोकेट जो है, जिसने जज साहब ने सिर्फ उसी कोर्ट के केस देखने हैं, एडवोकेट ने 1 से ज़्यादा केसेस हैं उसके पास, उसने 3-4 कोर्ट में दौड़ना है, तो वो अपने इसी तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरा भी 35 नंबर केस है, आज इतने बजे तक आना चाहिए। उससे वो 5-10 मिनट पहले पहुंचते हैं और वहाँ पहुंच के 3-4 महीने पुराना केस जो आज लग रहा है, उम्मीद से रात भर तैयारी करके आते हैं। वहाँ जाके पता चलता है डेट लग चुकी है, ये केस तो निकल गया। तो वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूव हो जाएँ तो आई एम वेरी श्योर कि उसका फ़र्क पड़ेगा। आपकी बात से निकल गया, कॉज लिस्ट के अंदर भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि हाँ भी अगर 6 घंटे की कोर्ट है तो 6 घंटे की कोर्ट के अंदर मान लीजिए 60 केस है तो 1 घंटे में 10 केस होने चाहिए। मेरे को आज तक ये भी नहीं समझ आया कि कोर्ट का टाइमिंग जो 10:30 से 4 बजे तक के रखे गए हैं, नहीं कहना चाहिए, पर कई बार मैं आई गेट सरप्राइज्ड। देखिए मैं एक आई एम एक्स डिफेंस ऑफिसर, तो मेरे को उस तरफ से भी ये महसूस होता है 10:30 से 4 बजे के टाइमिंग में जब 11 साढ़े 11 बजे कोर्ट कई बार उठ जाता है और कितने केसेस निपटा के 50 या 60, इसमें क्रॉस भी होते हैं। नहीं मैं नहीं, क्रॉस वगैरह में तो आई एम श्योर कि वो टाइम लेते हैं। नहीं देखिए, नहीं ऐसा नहीं, देखिए जजेस भी अपनी तरफ से कुछ एक चीज़ों में तो पूरा एफर्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब सिस्टम के बीच में, टोटल सिस्टम के बीच में ना कहीं गैप तो है। वो 4 साढ़े 4 बजे तक अगर बैठे रहें तो उसके बदले में अगर पहले बीच में उनको केसेस को थोड़ा समय दे दिया जाए
हमारा आज एक केस लगा हुआ था, जैसा बहुत अच्छी थी, उन्होंने 3 बार हमें समय दे दिया, बीच में कोई दूसरे एडवोकेट नहीं आए हुए थे। कम से कम उससे ये तो हुआ ना कि एक बेकार की डेट नहीं पड़ी, आज एक पर्पस के लिए डेट पड़ी। तो ये चीज़ जो है बहुत मायने रखती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि दोनों तरफ जिम्मेवारी है, एडवोकेट्स पे भी जिम्मेवारी है तो जजेस पे भी जिम्मेवारी है। सिर्फ इसलिए कि जजेस आर सिटिंग ऑन अ लिटिल हायर पेडेस्टल, दैट डज नॉट मीन कि उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी, हाँ, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है और उनके ऊपर तो एक कॉन्शियस जिम्मेदारी है कि उनके हाथों से कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए जो किसी की लाइफ को स्पॉइल कर दे या किसी की लाइफ को। हाँ, फेथ भी जजेस पे ज़्यादा है वकील के मुकाबले में, कि जस्टिस तो वही देंगे। हाँ, और क्रिमिनल केसेस में थोड़ा सा एक पॉइंट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो क्रिमिनल केसेस में है उसको कुछ इस तरह से रेगुलेट किया जाए कि एक्यूज़ की जो आइडेंटिटी है, यानी एक्यूज़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूर रखा जाए। क्योंकि मान लीजिए आज मैं एक्यूज़ हूँ और कल मैं एक्विट हो जाता हूँ और मेरे अगेंस्ट ये आता है कि मेरे जो केस था बिल्कुल झूठा था, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आने की वजह से कहीं ना कहीं अगर वो ये पब्लिश हो जाता है कि मैं एक्यूज़ हूँ, लेट्स से इन अ रेप केस, वो बंदा और उसकी परिवार जो है उसके ऊपर तो जो स्टिग्मा लग जाता है वो उसको दूर करने के लिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स हैव गिवन द प्रोविजंस कि वो उसके अगेंस्ट जो है मतलब उस चीज़ को रिकॉर्ड से हटाया जाए। ये मैंने पीछे एक जजमेंट भी पढ़ी थी, लेकिन वो जजमेंट जब तक वो इम्प्लीमेंट होगी या जिस हद तक इम्प्लीमेंट होगी उस समय तक जो डैमेज हो चुकी होती है वो दैट इज इररिपेयरेबल। सर इसके ऊपर क्या है कि हम तो सविता चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, चाहे वो कहना पब्लिक प्लेटफॉर्म में आए या ना आए, रिकॉर्डिंग का हमारा मकसद यही है। मैंने इसलिए वर्ड यूज किया कि रिकॉर्डिंग हो, पर उसको क्रिमिनल केस में थोड़ा रेगुलेट किया जाए। हाँ, बस क्योंकि एक्यूज की आइडेंटिटी वगैरह सामने। जी हाँ, तो उससे और उसको बेनिफिट मिलेंगे आपके हिसाब से। बिल्कुल, धन्यवाद सर। जैसे विक्टिम की हम आइडेंटिटी को वो करते हैं, इवन एन एक्यूज हैज अ राइट कि टिल ही हैज बीन फाइनली कन्विक्टेड ही इज ओनली एन एक्यूज्ड, he is not a convict, he is not a person against whom the case has been proved। तो आप उसको तब तक पब्लिक में एक्सपोज नहीं कर सकते, ना ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये जो चीज़ें थोड़ा सा इसको अगर ध्यान में रखते हुए ऑडियो वीडियो, ये जो ऑडियो वीडियो और ये जो रिकॉर्डिंग्स है, आई एम वेरी श्योर कि दिस विल हेल्प इन अ लॉन्गर वे। बट अगर ये सब चीज़ें जो हैं, हाँ, तो देखिए एक तो इससे कंस्ट्रेंट्स होगा, हम तीनों पे, क्लाइंट भी ढंग से बिहेव करेगा, हम बिहेव करेंगे एज एडवोकेट्स, और जजेस पे भी एक कंस्ट्रेंट आ जाएगा कि जजेस डज नॉट मीन दैट दे होल्ड डिस्क्रिशन बियॉन्ड द जुडिशियल परव्यू। उनके पास जो डिस्क्रिशन है दैट्स ए जुडिशियल डिस्क्रिशन ओनली, देयर कैन नॉट बी एनी पर्सनल डिस्क्रिशन अवेलेबल विद एन एडवोकेट, जज और इवन ए क्लाइंट। तो उसको रेगुलेट ये ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग है थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद।